डॉक्टर वी डी शर्मा सर, मैं हाँ अशोक खंडेलवाल, आयुर्वेद रत्न। अच्छा। और आप हमारे साथ। मैं डॉक्टर वी डी शर्मा बीएमएस, सीजीओ मुंबई, ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी। हाँ। अच्छा चलिए, आज हमारा मुख्य विषय ये है कि हम ये जानना चाह रहे थे समय पर विवाह की उम्र क्या है। एक तो ये है। अच्छा। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि आयुर्वेद के हिसाब से हमको किस उम्र में शादी कर लेना चाहिए। अच्छा। और हार्मोन्स का उसमें क्या रोल है, पहले ध्यान से चलो। अब ऐसा है कि आजकल क्या हो रहा है सभी समाज में कि जल्दी से शादी कर लेते हैं। अब शादी की उम्र वैसे 16 वर्ष लड़की की होना चाहिए और 21 वर्ष लड़के की होना चाहिए। आपने 16 और 21 की बात करी। हाँ। पर अभी तो वर्तमान में ये देखने में आ रहा है कि 25 से 30। हाँ, 25 से 30 वो क्या है कि रिश्ते मिलते नहीं है। अब रिश्ते ढूंढने में भी समय लगता है और रिश्ता मिल गया। अच्छा चलिए, रिश्ते नहीं मिले। हाँ। और इसके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि हाँ। जिस लड़की की आप उम्र की शादी 16 साल बता रहे हैं, हाँ, यदि वो 32 या 35 साल में उम्र में शादी करेगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे ये फर्क पड़ेगा कि उसको किसी प्रकार का कोई मतलब बच्चे होने में या बच्चे नहीं होने में उसमें कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्या। और लेकिन उसमें दोनों में पति पत्नी में यदि पत्नी कमजोर है और यदि पुरुष ताकतवर है तो संतान होने में दिक्कत है। और इधर पुरुष कमजोर है और पत्नी ताकतवर है तो संतान होने में कमजोर है। तो आपका कहने का मतलब है कि यदि वो उम्र की सीमा का प्राप्त करेगी। हाँ। तो उसका दोनों का जो समझे से तालमेल है वो बिगड़ जाएगा। हाँ, बिगड़ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये हम मान लें कि आज जो तलाक हो रहे हैं उसका उनके कारणों में मुख्य कारण ये भी हो गया। हाँ, उसका एक मुख्य कारण ये है कि जो महिला रहती है वो संतुष्ट नहीं हो पाती और इसके कारण से और पुरुष को भी क्या है कि उसके भी कई गलत आदतों के कारण वो भी कई प्रकार के जैसे मतलब जैसे व्यसन का शिकार हो जाता है। इसके कारण से मतलब उसमें भी परेशानी है। मतलब ये है कि यदि हम सफल दाम्पत्य चाहते हैं। हाँ। तो हमारे को समय पर विवाह कर लेना चाहिए। बिल्कुल विवाह कर लेना चाहिए और उसमें खान पान जीवन शैली ये उसमें पूरा उसका। अच्छा चलिए, खान पान और जीवन शैली की बात करिए तो अब ये है कि सवाल ये उठता है, उसने 30-35 साल तक 25-30 साल तक वो पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा कर रही है। हाँ। फिर वो अकेलापन भी रहता है ना, मानसिक तनाव भी, नींद भी समय पर ले पाते, पढ़ाई का भी। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दाम्पत्य जीवन पर? अब इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जैसे उसने पढ़ाई लिखाई में इतना समय सब बर्बाद कर दिया, जीवन शैली भी उसकी जो पूर्व की थी बचपन की वो आगे तक जो स्थिति उसकी रही वो थोड़ी कमजोर पड़ गई। अब उसको कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का भी उपयोग उसमें करना पड़ेगा ताकि वो जो उसका दाम्पत्य जीवन है आने वाला समय है वो थोड़ा शक्तिशाली। अच्छा, इसके लिए मैं एक पाया कि क्या जो 16 साल की उम्र में जो अंडाशय बनता है, हाँ। यदि वो अंडाशय यदि 30 साल की उम्र में यदि यूटिलाइज होगा तो उसका क्या फर्क? उसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ओवम में कोई वो बनता जाएगा लेकिन मतलब ओवम की स्ट्रेंथ वही रहेगी। हाँ, स्ट्रेंथ वही रहेगी लेकिन मतलब यह है कि महिला को अपना नियमित जीवन शैली बिताना पड़ेगी। उसका मासिक धर्म बराबर नियमित रूप से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 दिन आ रहा है, 3 दिन आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, 1 दिन आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास उसको जाना पड़ेगा, उसकी चिकित्सा करवाना पड़ेगी। कई महिलाएं मैंने ऐसी देखी जिन्हें मासिक धर्म आता ही नहीं है। अब मासिक धर्म नहीं आएगा तो वो डिम्ब कहां से बनेंगे, ये भी तो एक प्रश्न है ना। नहीं तो मासिक धर्म कैसे रेगुलर हो? रेगुलर मासिक धर्म मतलब आजकल जो खान पान, मैंने वही बात कर रहा हूँ कि जो खान पान से जो महिलाएं है ना, जैसे ये मैदे की जो चीजें हैं ये खाने से, इसके अलावा बैंगन और इसके अलावा ये जो बल्लर वगैरह। आप उन सब चीजों को जो सोच रहे हैं ना, उसको तो बदलना मुश्किल है क्योंकि व्यक्ति के पास वक्त ही नहीं है वो इन सब। और ये पानी पतासे वगैरह समोसा वो उसके कारण से क्या है कि एक जो कब्जियत के कारण भी उसका एक कारण है, मोटापा के भी एक कारण है। चलो मूल बात है, आपने एक विराम 30 करके कैप्सूल बनाया। हाँ, बनाया है मैंने। वो तो विराम 30 कैप्सूल काहे के लिए बनाया? वो विराम 30 कैप्सूल मैंने इसलिए बनाया है देश हित में कि जो बढ़ती हुई आबादी है उस पर नियंत्रण के लिए ये कैप्सूल मैंने आज से 28 वर्ष पूर्व इसका इजाद किया। अब इसमें क्या है कि महिला यदि गर्भ
धारण करना चाहे तो वो गर्भ धारण करे, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि अंतर्लाभ भी उसको लेना है तो 1 महीने के अंतर से इस कैप्सूल का उपयोग 12 महीने तक करने से 4 कैप्सूल मतलब मासिक धर्म के चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन और 7वें दिन, इस तरह से कैप्सूल के उपयोग करने के बाद में मेरे रिसर्च में 3-4 साल के बाद में संतान हुई खंडेलवाल साहब, ये बिल्कुल सत्य मैं आपको घटना बता रहा हूँ। और इसके बाद यदि महिला बिल्कुल ही उसको आजीवन रूप से जैसे वो उसको संतान नहीं चाहिए तो वो केवल 24 कैप्सूल मासिक धर्म के चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन और 7वें दिन तक, इस तरह से 6 महीने तक अगर 24 कैप्सूल को अगर उपयोग करेगी तो उसको आजीवन पर्यंत मतलब आपका ये है हाँ। कि आयुर्वेद में हाँ। यदि कोई महिला विवाह के बाद में संतान नहीं चाहती, हाँ, नहीं चाहती, उसका समाधान है बिल्कुल। चलिए अब अभी हम एक बात करें हाँ। कि पुरुष के बात कही कि जब आपने कहा कि यदि पुरुष और स्त्री के बीच में शक्ति का, यदि पुरुष का कमजोर होना जैसे जैसे उम्र बढ़ती चले जाती है, बिल्कुल कमजोर हो गई, पुरुष कमजोर होता जाएगा और यदि स्त्री शक्तिशाली है तो दोनों का दाम्पत्य सुखी नहीं हो पाएगा, वो संबंध विच्छेद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएंगे। अब इसके लिए क्या आप आयुर्वेद में पुरुष के लिए है ना, औषधियां हैं? बिल्कुल पुरुष के लिए औषधियां है, अश्वगंधा है और घोंस बीज है, सोंठ चूर्ण है, बलादी चूर्ण है और भंग भस्म है। क्या इसके अलावा एक जो चंद्र प्रभा बटी भी इसमें उपयोग में ले सकते हैं। अगर पेशाब बार बार आ रही है किसी को तो भंगशील भी ले सकते हैं। और मैं उसमें तो ये कहूंगा कि जैसे अभी स्वर्ण भस्मों का भी उपयोग कर लेते हैं, है ना, और चांदी की भस्मों का भी नहीं, भंग भस्म इसमें विशेष रूप से काम देती है, भंग का इसमें विशेष महत्व है। मतलब आयुर्वेद में इसके समाधान। अच्छा चलिए अपन ये कहें कि एक व्यक्ति यदि मानसिक तनाव में है ना, उसकी शादी नहीं हो रही है, वो गलत आदतों का शिकार हो रहा है, तो उसका दैनिक जीवन पर हो या उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका ये प्रभाव पड़ेगा कि जो उसकी शादी जैसे हो भी गई तो होने के बाद में वो संबंध विच्छेद होंगे, क्योंकि उसकी जो पुरुषत्वता है वो पुरुषत्वता मतलब सही तरीके से वो उपयोग नहीं हो रहा है, इस कारण से महिला को उसको त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। ये भी एक कारण उसमें बनता है। तो इसलिए उसको थोड़ा अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके आयुर्वेद का उपचार और वैद्य की सलाह तो उसको लेना पड़ेगी। नहीं तो मैं आयुर्वेद के उपचार में ये चाह रहा था कि एक तो उसको कब्जियत बराबर रखना चाहिए, है ना, कब्जियत ठीक होना चाहिए, कब्जियत नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि वो नींद बराबर ले, बिल्कुल सही है। और तीसरा ये है कि वो अपने आहार को बराबर रखे और आहार में वो चीजें ले जिससे उसका पुरुषत्व बढ़े। और पुरुषत्व बढ़ने के लिए उसको हमारे जो वर्तमान में पिज्जा, बर्गर और जो आइल्स हैं जो उसको वो त्यागे, वो जो है वो फल सब्जियां और इनका सेवन करें, पौष्टिक आहार का सेवन। अखरोट और बादाम का उपयोग भी वो कर सकता है। बादाम का उपयोग मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं आपको पुरुषत्व के लिए, कि जैसे बादाम का उपयोग यदि करना है दूध के साथ में, गाय के दूध के साथ में, तो एक बादाम रात को जैसे गला दिया आपने, तो वो सुबह अच्छे गाय के दूध में मतलब उसको पीस करके उस बादाम को मिशी इलायची का एक पाउडर बना ले, 30 पुड़िया जो भी है उसमें डाल करके बादाम वो सुबह पी ले। इसके बाद में फिर 2 बादाम सुबह गला तो वो शाम को 3 बादाम। इस तरह से सुबह शाम बादाम का उपयोग यदि पुरुष करेगा, इसके साथ में आयुर्वेदिक औषधि भी यदि लेगा तो वो निश्चित रूप से उसकी कितने समय तक ये बादाम का उपयोग करेगा? ये कम से कम 2-3 महीने उसको करना पड़ेगा। 3 महीने तक निश्चित रूप से उसे लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से उसको एक तो लाभ मिलेगा। बिल्कुल। दूसरा ये है कि मैं ये चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि मेडिटेशन, ध्यान का जब हम कहीं पे भी तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और व्यक्ति को यदि सफल दाम्पत्य जीवन चाहे तो उसका स्ट्रेस लेवल बराबर मैनेज होना चाहिए। और स्ट्रेस लेवल बराबर मैनेज न होने के कारण उसका दाम्पत्य जीवन जो भी वो विचलित हो जाता है। इसके लिए योग प्राणायाम की आवश्यकता है। योग प्राणायाम यदि वो करेगा तो उसका मेडिटेशन भी बढ़ेगा, थोड़ा ईश्वर की तरफ भी उसका ध्यान बटाना पड़ेगा, ताकि वो इधर उधर की चीजों में नहीं लगते हुए वो केवल मतलब अपने घर परिवार में ही लगा रहे और अपना अच्छा एक मतलब आज मैं ये जानना चाह रहा था इसमें कि अब हम अंतिम प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। अक्सर आज की शिक्षित बच्चियां जो ये कहती है कि अभी देर से शादी नहीं करते हैं या फिर उनको योग्य जीवन साथी का, तो क्या आप समझते हैं कि भारतीय वैद्य और संस्कारों में एक स्त्री को समय पर विवाह करने की जरूरत है? नंबर एक बात।
और दूसरा ये पूछना चाहता है कि स्त्री का मूल कर्तव्य क्या है? स्त्री का मूल कर्तव्य क्या ये- उसका संतानोत्पत्ति उसका मूल धर्म है कि नहीं है? संतान उत्पत्ति तो मूल धर्म उसका है ही। और संतान उत्पत्ति, क्योंकि नारी शक्ति आज जो कहा जाता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी भी कह रहे हैं कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाएं, तो नारी शक्ति तो बिना नारी शक्ति के पार्वती और शंकर, विष्णु और लक्ष्मी ये इस तरह से जोड़े बने हुए हैं, इसलिए नारी का तो बहुत ही विशेष रूप से महत्व है। और अगर नारी अच्छे लड़के को अच्छे विचारधारा में रख करके और गर्भ स्थापना जैसी होती, तो उस समय गर्भ स्थापना के समय यदि वो ईश्वर भजन, अच्छे खान पान, उसका जीवन शैली में जो जैसे वो गलत चीज नहीं खाते हुए, जैसे समोसा कचौरी ये सब चीज नहीं खाते हुए, अच्छा वो अगर नियमित रूप से आहार लेगी तो वो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। आजकल की तो बच्चे नारियां ये कहते हैं कि उनको संतान ही नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? अब संतान नहीं चाहिए वो एक अलग बात है। नहीं, फिर क्या क्या मतलब आयुर्वेद उसमें मोक्ष की मुक्ति या जीवन की मुक्ति? नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में तो ठीक है, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार मैं बताता हूँ कि जब तक संतान नहीं होती है तब तक उसके पिता का श्राद्ध भी नहीं हो सकता है और वो मोक्ष को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। मतलब ये है कि जीवन का अंतिम क्षण जो है बच्चा बच्ची होना बहुत ही आवश्यक है। क्या और इसका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत चलिए, आज आपने इतनी बातें करी, बिल्कुल भेंट करेंगे। बहुत बहुत बिल्कुल आनंद।